वहां बैठकर मुझे टाइम दोगे? माननीय सदस्य प्लीज। मैं मेरी पार्टी के टाइम में बोल रहा हूं। आप कौन फैसला करने वाले होते हैं? माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज कोई भी स्कीम का पैसा जाता है तो वो महिला के बैंक अकाउंट के अंदर जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने इस देश में 5 दशक से ज्यादा शासन किया। 11 करोड़ परिवार ऐसे थे जहां शौचालय नहीं था। गरीबी हटाओ के नारे दिए, मगर गरीबों की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई थी। और जब एक घर में एक शौचालय नहीं होता है तो मान्यवर सबसे ज्यादा तकलीफ युवा बेटी, बहन और मां को होती है। मान्यवर, शौचालय न होने की पीड़ा तो वही जान सकते हैं जिनके घर में युवा बेटी हो और शौचालय न हो। 11 करोड़ घर ऐसे थे जिनके घर में शौचालय नहीं था। मोदी जी ने पहले 5 साल के अंदर ही 11 करोड़ 72 लाख। सदन की सहमति हो तो इस विधेयक के प्रस्ताव को पारित होने तक और चर्चा होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, ये 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बने, किसका एम्पावरमेंट हुआ? ये 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बनने से माताओं का, बहनों का, बेटियों का सम्मान हुआ, उनका सशक्तिकरण हुआ। 10 करोड़ परिवार धुएं से युक्त थे। कंडे और टहनियां जलाकर आंख का नेत्रमणि खत्म हो जाता था, फेफड़े फाइब्रोसिस से भर जाते थे। 10 करोड़ घरों में एलपीजी का मुफ्त कनेक्शन देकर माताओं का सशक्तिकरण करने का काम किया। 3 करोड़ से ज्यादा माताओं को घर दिया और वो घर माता के नाम से करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मान्यवर, 12 करोड़ घर ऐसे थे जहां पीने का पानी नहीं था। अब जो समाज के अंदर रहते हैं, जो जमीन को जानते हैं, उनको मालूम है कि घर में पीने का पानी नहीं है तो पीड़ा सबसे ज्यादा किसको होती है, किसको ज्यादा तकलीफ होती है। घर में पीने का पानी नहीं है तो घर की माता को ही तकलीफ होती है। 12 करोड़ परिवारों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी। हर घर के अंदर 80 करोड़ लोगों को हर घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने की शुरुआत की। जब चूल्हा नहीं जलता है ना मान्यवर, बच्चे भूखे रहते हैं तो सबसे बड़ा चूल्हा तो नहीं जलता है मगर माँ का दिल जलता है। मान्यवर, माँ का दिल जलता है। ये भूखे परिवारों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने। 3 करोड़ 18 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले। मान्यवर, 3 करोड़ महिलाओं को मातृवंदना योजना के तहत फायदा पहुंचाया। मान्यवर, लगभग 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश, पेड मैटरनिटी लीव देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने। और एम्पावरमेंट क्या होता है माननीय अध्यक्ष जी? आज दुनिया भर में विमान उड़ाने वाले पायलट में महिलाओं की संख्या 5% है, भारत में 15% है और 10 साल में बढ़ेगी। इसको एम्पावरमेंट। मान्यवर, हम ये जो बिल लेकर आए हैं, मान्यवर, ये जो बिल लेकर हम आए हैं, कई सारी साथी महिला सांसदों ने कहा कि महिला को रिजर्वेशन देकर नीचा नहीं दिखाना चाहिए। महिला भी उतनी ही सशक्त है जितना पुरुष सशक्त है। मैं आपसे एक कदम आगे जाता हूं।
महिला पुरुष से भी ज्यादा सशक्त है, महिला पुरुष से भी ज्यादा। मगर समाज व्यवस्था ऐसी बनी है जिसके अंदर इस आरक्षण से अब डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग के अंदर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाएगी। ये सम्मान करने के लिए ये आरक्षण है। मान्यवर, इस देश में जो भी रहता है, जिसकी जड़ें भारत से जुड़ी है, वो कोई भी महिला को कमजोर उबारने की गलती नहीं कर सकता। मान्यवर, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी 3 स्वरूप है देवियों के। दुर्गा शक्ति का स्वरूप है, सरस्वती विद्या का स्वरूप है और लक्ष्मी ऐश्वर्य का, वैभव का स्वरूप है। ये तीनों स्वरूपों में हमारे पुरखों ने, हमारी संस्कृति ने मां की ही कल्पना की है, कहीं और किसी की कल्पना नहीं। मान्यवर, मगर प्रॉब्लम क्या है, प्रश्न क्या है? जड़ें भारत से नहीं जुड़ी है। मैं कहना नहीं चाहता जड़ें कहां जुड़ी है। जड़ें अगर भारत से जुड़ी है तो तकलीफ नहीं पड़ती। मान्यवर, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हजारों वर्ष से हमारे सांस्कृतिक प्रवाह और हजारों वर्ष के हमारे देश के इतिहास के अंदर कई सारी ज्ञान की नई नई विधाएं और ज्ञान के नए नए आयाम हुए हैं। कहीं वेदों की ऋचा है, कहीं उपनिषदों के मंत्र हैं, कभी पुराणों के श्लोक पढ़े हैं। ऋग्वेद के कुल 422 मंत्रों में महिलाओं का महिमा मंडन करने का काम हमारे ऋषियों ने किया है। वेदों की रचना में योगदान देने वालों में गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, विश्वम्भरा, श्रद्धा, संध्या, देवयानी, सची, अदिति, लोपामुद्रा, ये सारी माताओं ने वेदों को संवेदना से परिपूर्ण कर कर समग्र चराचर की चिंता करने वाली बनाए। मान्य अध्यक्ष, कहा जाता है अदिति को इंद्र की मां कहा जाता है। मान्यवर, अदिति चारों वेदों में पारंगत थी और चारों वेदों को पूर्ण करने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मान्यवर, शासन की बात करें तो 10वीं शताब्दी में कश्मीर की रानी दिद्दा, कातकीय वंश की रुद्रमा 13वीं शताब्दी में रानी दुर्गावती, शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली जिजाऊ, रानी चेन्नम्मा, महारानी अब्बका और महारानी लक्ष्मीबाई को इस देश का समाज और इतिहास कभी भूल नहीं सकता। मान्यवर, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, वड़वा, प्रतिथेयी, अरुंधति और सावित्रीबाई फुले ने इस समाज को संपूर्ण बनाने के लिए अपना योगदान दिया। हमें बिल जो लेकर आए हैं मान्यवर, ये भाव से लेकर नहीं आए। एक प्रकार की समाज व्यवस्था बनी है और समाज व्यवस्था में एक क्षति है। एक क्षति को सुधारने के लिए, महिलाओं को प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए 50% आरक्षण लेकर आज हम यहां पर आए हैं। मान्यवर, जहां तक ढेर सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार की बातें की हैं मान्यवर, मैं आज यहां कुछ चीजों का जवाब भी जरूर देना चाहूंगा। मैं इससे पहले स्पष्ट कर देता हूं, कोई ये जवाब को अपने दिल से न लगा ले। मैं किसी भी दल के खिलाफ बोलना नहीं चाहता। बहुत मौके आएंगे जहां राजनीतिक उत्तर देने की जरूरत होगी, दमखम के साथ देंगे, डट कर देंगे। परंतु एक ऐसा मौका है जिसमें ये सदन ने समग्र देश को ही नहीं मान्यवर, आपके माध्यम से समग्र विश्व को ये संदेश देने की जरूरत है कि मोदी जी ने जिसकी कल्पना करी, ये वुमन लेड डेवलपमेंट के लिए पूरा सदन एक मत। मान्यवर, मगर कुछ चीजें यहां कही गई है, इसलिए मेरा बहुत जरूरी है कि इसकी स्पष्टता कर दी जाए। मान्यवर, ये जो प्रयास है, ये वो 5वां प्रयास है। पहली बार महिला आरक्षण बिल नहीं आ रहा है।
पहली बार ये संविधान संशोधन नहीं आया है, तो क्या हुआ वो 4 संविधान संशोधनों का? क्यों आज मोदी जी ने लेकर आना पड़ा? देवगौड़ा जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, बीच में 2 बार अटल जी ने, 4 बार प्रयास हुए, क्यों नहीं हुआ? कौन कारण था? किसके कारण पास नहीं हुआ? क्या प्रयास अधूरे थे? क्या मंशा अधूरी थी? या कुछ लोगों ने इस प्रकार का किया कि आगे हो ही न पाए? मान्यवर, ये मैं जरूर बताना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे पहले इस संविधान संशोधन विधेयक 81वें संशोधन विधेयक के रूप में 12 सितंबर 1996 में आया, देवगौड़ा जी लाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई, इसका पूरा यश कांग्रेस पार्टी में के अकाउंट में डालना है तो डाल दीजिए, आप भी वोट दे दीजिए, सहमति दे दीजिए, अपने आप आपको वोट मिल जाएगा। परंतु मैं जो स्थिति है, जो सच्चाई है, वो देश की करोड़ों माताओं बहनों को बताना चाहता हूं। ये विधेयक को पहली बार लेकर आए एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री जी थे, तब ये सरकार लेकर आई। मान्यवर, उस वक्त कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठा करती थी। देवगौड़ा जी की नहीं, और उनके ही कारण गिर गई थी, सरकार में नहीं थे, सरकार में नहीं थे। अरे बैठो यार। मान्यवर, विधेयक सदन में रखने के बाद विधेयक को गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति को दे दिया गया, और संयुक्त समिति ने 9 दिसंबर 1996 को अपनी रिपोर्ट दे दी, परंतु दुर्भाग्य से विधेयक कभी सदन तक पहुंच नहीं पाया, आया ही नहीं। क्या हुआ मालूम नहीं। और जब 11वीं लोकसभा का विघटन हो गया तो अनुच्छेद 107 के तहत इस विधेयक को लैप्स माना गया और विधेयक वही चला गया। मान्यवर, फिर अटल जी प्रधानमंत्री बने। 14 दिसंबर 1998 में 84वां संविधान संशोधन विधेयक आया, और ये विधेयक 12वीं लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया, क्योंकि इसको पेश ही नहीं करने दिया। कुछ दृश्य हुए थे इस सदन में, मैं बोलना नहीं चाहता। अडवाणी जी के हाथ से बिल छीन लिए गए। नहीं, वो ठीक है भैया। नहीं, अभी भी कर रहे हो ना आप, अभी भी कर रहे हो मान्यवर। और 12वीं लोकसभा के साथ अनुच्छेद 107 के तहत वो विलोपित हो गया। अभी ये समर्थन न करो कि इसमें डिलिमिटेशन कमीशन का है और अभी के चुनाव में नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं, इसलिए समर्थन न करो। मैं अलग कहता हूं, अब समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई। फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो, गणेश चतुर्थी के दिन ये संविधान संशोधन विधेयक आया। एक बार शुरुआत करनी चाहिए मैंने, और एक बार शुरुआत करें, उसके बाद पहला डिलिमिटेशन कमीशन। मगर पारित नहीं हुआ मान्यवर। ये कमेटी में रखना ही शुरुआत मानते हैं। इनके जो नारे हैं गरीबी हटाओ जैसे हैं, 50 साल हो जाए मगर गरीबी नहीं हटती। हम ऐसे नहीं है मान्यवर। हम तो जो कहते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा जाता है वो किया जाता है मान्यवर। इससे कोई देरी नहीं होनी है। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे, और बहुत जल्द ये दिन आएगा कि सदन में 1/3 माताएं यहां बैठकर देश के भाग्य को तय करती होगी।
मान्यवर, अभी अभी हमारे साथी सांसद अभी चले गए। उन्होंने कहा देश जो लोग चलाते हैं, अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है। उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी है। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरी चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। मान्यवर, संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं। मान्यवर, सस्ते चुनावी वादे करना और पॉलिटिकल भाषण करना दादा, नए सदन में तो उम्र के हिसाब से कुछ करिए। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है। ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है, 65 है, 40% है। ये 33% की बात करते हैं। मान्यवर, चुनावी भाषण करना बहुत ठीक है, कोई एनजीओ बनाकर दे देता है, चिट्ठियां आकर पढ़ जाना ठीक है। भैया, मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार संसद के अंदर नेता चुने गए और कहा गया उनको भाषण करने के लिए, लिखा हुआ भाषण एक साइड पे रह गया। उन्होंने कहा 2014 में मेरी सरकार दलितों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, महिलाओं की सरकार। और मान्यवर, आज देश के 80 करोड़ गरीबों को घर, शौचालय, बिजली, पानी, दवाई, गैस का सिलेंडर और खाने के लिए अनाज देने के बाद आज माताओं के लिए 33% आरक्षण नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। और मोदी जी ने ये जो वादा किया था, मान्यवर, ये जो वादा किया था वो मोदी जी ने पूरा किया है। और ये सारे जो ओबीसी का राग आलपते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाने का काम। मान्यवर, इसलिए मैं सभी दल के सांसदों को एक विनती करना चाहता हूं, आपको लगता है इसमें कुछ अधूरा है तो कल सुधार लेंगे, मगर हम जो लेकर आए हैं वो महिलाओं के सम्मान की बात है। कृपया उसका समर्थन कीजिए। 4 बार इस संसद को, देश की माताओं को हमने निराश किया है। इस बार राजनीतिक पक्षापक्षी से ऊपर उठकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सब ये विधेयक का समर्थन करें। और यश आपका भी है, हमारा भी है, छोटे से छोटे निर्दलीय सांसद का भी है। ये यश संसद का है, सदन का है। हम सब मिलकर इसको पारित करें, यही मेरा सबसे अनुरोध है। नो प्लीज, अर्जुन मेघवाल जी।
अर्जुन मेघवाल साहब। धन्यवाद अध्यक्ष जी।